हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस वीडियो पे हम बहुत ही सिग्निफिकेंट दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वैसे तो इस टॉपिक को हमने प्राइमरी लेवल से किया हुआ है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है फ्रॉम आवर स्कूल डेज। बट देन इस वीडियो पे हम पर्टिकुलरली कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ जो रिविजन्स हुआ है, इनको हम फोकस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको बेसिक्स में बताऊंगा इन टॉपिक्स के बारे में। सो बहुत कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। बट देन बिफोर बिगिन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन। ना देखिए, जो नेचर है एंड ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक इंट्रिंसिक रिलेशनशिप बना हुआ है नेचर के साथ, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिलेशनशिप, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री से हम स्टडी कर सकते हैं इनको। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है उससे पहले से नेचर के साथ हमारा काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है पर्टिकुलरली अपने मटेरियल नीड्स के लिए नेचर पे डिपेंडेंट होता है, एंड वी अकॉर्डिंगली मोल्ड आवर नेचर सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट मटेरियल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ना जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इस टाइप का जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस है, दे कैन बी स्टडीड अंडर ब्रॉड थ्री हेडिंग्स। दे मे बी केमिकल चेंजेस, दे मे बी फिजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द एनवायरमेंट। नाउ दोज अनडिजायरेबल चेंजेस हम इनको कहते हैं पोल्यूशन। सो बेसिकली पोल्यूशन इज लाइक अ काइंड ऑफ अनडिजायरेबल चेंज इन द केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरमेंट। जैसे कि एयर हो गया, फिर वाटर हो गया, विच एडवर्सली अफेक्ट द बायोटा। बायोटा मतलब पर्टिकुलरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उस एनवायरमेंट है, उनको हम कहते हैं बायोटा, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को अगर आप स्टडी करते हो तो इनका दो कंपोनेंट आपको मिलेगा। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग पार्ट है, एंड एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। सो अब ये डेफिनेशन जो है इसको हम यूनिवर्सली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो एयर पोल्यूशन को डिफाइन कीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि जो अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, तो आपका हो जाता है एयर पोल्यूशन। सिमिलरली वाटर पोल्यूशन जो है अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो आपका वाटर पोल्यूशन हो गया। बाकी जो डेफिनेशन ये पूरा डिट्टो सेम रहता है। सो काफ़ी एक ईजी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। नो टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन फर्स्ट, देखिए एयर जो है इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एंड ये हमने बचपन से स्टडी कर रखा है कि जो नाइट्रोजन है मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है, लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ट्रेस gases like argon and all. So these are the particular constituents of air. Now these are the natural constituent, लेकिन because of human activities हम इनका जो कॉम्पोजिशन है इनको अक्सर चेंज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो रेशियो, जो प्रोपोर्शन है डिफरेंट गैसेस का, इनको हम चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज। नाउ दिस काइंड ऑफ चेंजेस दे लीड टू the changes in their physical, chemical और biological properties which we call pollution, and particularly इनको हम कहते हैं air pollution. So I hope ये आपका क्लियर है। नाउ एयर जो है जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पर हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, एंड जो नेचुरल लाइफ होता है ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर मिक्सचर के ऊपर, जो रेशियो है। जब भी हम इस रेशियो को चेंज करना चाहते हैं तो जो एयर का क्वालिटी है इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं, एंड ऑफ कोर्स इससे क्या होता है, इससे हो जाता है आपका एयर पोल्यूशन। नाउ सवाल आता है कि जो ये कंपोजिशनल चेंजेस है ये क्यों आएंगे। वेल देखिए, ये आता है बेसिकली बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। वन इज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर एंड अदर इज नेचुरल फैक्टर। नेचुरल मीन्स दोज फैक्टर्स विच आर कॉज्ड बाय नेचर इटसेल्फ। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर बेसिकली दोज फैक्टर विच आर इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। सो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है those factors which are induced by human being. Now there are certain certain compounds or certain materials, certain objects which are particularly responsible for causing air pollution. Now इनको हम कहते हैं pollutants. So those compounds or those chemicals which are responsible for causing air pollution, इनको हम कहते हैं pollutants. So particularly हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है पोल्यूटेंट को, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ना प्राइमरी केमिकल जो कि डायरेक्टली रिलीज होता है नेचर में, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायरेक्टली बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर फ्रॉम सम नेचुरल सोर्सेज ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। सो हम इनको कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, इनको डायरेक्टली रिलीज किया नहीं जाता है, ये नेचर में अपने आप फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सो दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर जैसे कि आपका मान लीजिए ओजोन हो गया, या फिर जो
और नाइट्रस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गया, या फिर जो आपका एसओ4 जो सल्फेट हो गया, या फिर आपका SO3 हो गया, HNO3 जो नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4. So these are particular compounds, and these are directly not released by human being or directly not released because of natural activities, but rather they are formed in the nature itself by reaction between the primary pollutants. So these are the secondary pollutants. So classification, एक broad classification, आपको इसका बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली हम रिलीज करते हैं, जो हम डायरेक्टली रिलीज नहीं करते, नेचर में फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. नाउ नेचुरल कॉजेज के बारे में अगर बात करें, जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल कॉजेज, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैन मेड है. नाउ नेचुरल कॉजेज जो है, यहाँ पर देखिए वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इट इज़ नॉट कंट्रोल बाय ह्यूमन बीइंग, नेचुरली ऑकर होता है. फॉरेस्ट फायर हो गया, जहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट में मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता हुआ दिखेगा. मार्शेज एंड वेटलैंड्स जो होते हैं, जो आपका मार्शी एरियाज होता है, वहाँ पर पर्टिकुलरली जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटीज़ के वजह से आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिकम्पोज होता है, एंड जो डिकम्पोजिशन के वजह से ये जो मीथेन है ये काफ़ी हद तक इमिट होता है, ये इमिट होगा, काफ़ी हद तक रिलीज होता है एयर में, नेचर में. सो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. सो बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन इन द वेटलैंड्स या फिर पेडी फील्ड या फिर मार्शेस, सो मीथेन इज रिलीज्ड इन ह्यूज क्वांटिटी. सो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एंड इट इज़ अ नेचुरल कॉज. देन ऑफ कोर्स अर्थक्वेक, समटाइम्स अर्थक्वेक की वजह से जो अर्थ में जो टेक्टोनिक बेड्स होते हैं, यहाँ पर जो मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका स्टोर्ड रहता है जो प्लेट में, तो ऐसे में अर्थक्वेक की वजह से ये रिलीज हो जाता है, एंड इट कॉजेज सडन रिलीज ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. सो ऐसे में जो एरिया है वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है इनको सफोकेटिव डेथ हो सकता है. सो दिस इज अनदर नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड ओजन जो कि प्लांट रिलीज करते हैं. वेल देखिए, जो ओजन है ये वैसे तो एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ. नाउ आप सोच रहे होंगे ओजन इट इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज आपने हमेशा इसको पढ़ा है कि ओजन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, एंड हार्मफुल रेडिएशन से हमको बचाता है. तो फिर यहाँ पर इसको हम पोल्यूटेंट क्यों कह रहे हैं? वेल देखिए, यहाँ पर हम कह रहे हैं ग्राउंड जो ओजन होता है. सो ग्राउंड ओजन दे आर नॉट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, रादर ट्रोपोस्फेयर में ये आपको मिलेगा. आपको पता होगा एटमॉस्फेयर को हमने डिवाइड कर रखा है अलग अलग जोन में. ट्रोपोस्फेयर हो जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है, मेसोस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर. सो जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन रहता है वो हमारा किसी काम का नहीं है, एंड रादर दे आर responsible for causing air pollution. So ground ozone it is a natural air pollutant. Of course human made activities की वजह से भी जो ओजन है ये फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में. नाउ कमिंग टू द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, मैन मेड कॉजेज, ये सबसे सिग्निफिकेंट कॉज है, क्योंकि जो नेचुरल कॉज है ये काफ़ी हद तक नेचर खुद को रिप्लेनिश कर लेता है, ये रिसाइकिल हो जाता है, तो काफ़ी हद तक एक बैलेंस बना रहता है. लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ये काफ़ी ड्रास्टिक अमाउंट में नेचर को चेंज कर देता है, एंड इससे जो पोल्यूशन होता है ये लॉन्ग रन में इरिवर्सिबल होता है. वेल जो पर्टिकुलर कॉजेज, पर्टिकुलर फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, मैन मेड एयर पोल्यूशन, सडन सम ऑफ द मेन फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्री से जो रिलीज होने वाले एग्जांपल के तौर पर जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या फिर सल्फर, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एशेज एंड डस्ट पार्टिकल्स. सो ये कुछ इंडस्ट्री से रिलीज होने वाले पोल्यूटेंट्स हैं. देन व्हीकल से पोल्यूशन होता है, आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है जो कि व्हीकल से इमिट होता है. देन डोमेस्टिक सोर्सेज फॉर एग्जांपल मीथेन हो गया, एमोनिया हो गया, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये पर्टिकुलरली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स है जो हम डोमेस्टिक यूजेस के लिए यूटिलाइज करते हैं. इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये डिकम्पोज होके इन कंपाउंड्स को रिलीज करता है एयर में, एंड दे कॉजेज एयर पोल्यूशन. एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. अभी रिसेंट पीरियड में आपको पता होगा स्टबल बर्निंग, स्टबल मतलब जो रेमनेंट्स होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में आफ्टर कलेक्शन ऑफ दोज हार्वेस्ट, जो रेमनेंट्स होता है इनको जला दिया जाता है, एंड यहाँ से इसको हम कहते हैं स्टबल बर्निंग. एंड यहाँ से पर्टिकुलरली दो बहुत ही डेंजरस मैं कहूँगा एयर पोल्यूटेंट निकलता है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलेट मैटर 10. ये रिसेंट पीरियड में दिल्ली एंड नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस पोल्यूशन कॉज किया हुआ है बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट. इससे काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मीथेन रिलीज होता है. सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स जो मैन मेड फैक्टर है, एंड दे कॉजेज एयर पोल्यूशन.
इस चार्ट में देखिए वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट टू हैव अ रफ आइडिया कि कहाँ से किस टाइप का एयर पोल्यूटेंट निकलता है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया आपका, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये निकलता है। देन स्टील इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पर एक जस्ट रफ आइडिया, एंड दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ इफेक्ट देखिए इनको हम अलग अलग हेडिंग में स्टडी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ इफेक्ट ऑन हेल्थ, सडन रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक एजमा, लंग इन्फेक्शन, या फिर जो एल्वियोलस होता है आपके लंग्स में कुछ एयर बबल टाइप के इस टाइप कुछ सैक होते हैं, इनको हम कहते हैं एल्वियोलस। सो एल्वियोलर इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन, आंखों में इरिटेशन होना, हाइपरटेंशन, या फिर कार्डियक डिजीज जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होते हैं। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंजरीज टू हेल्थ बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट, आज की तारीख में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक डैमेज कॉज हो रहा है एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। वेल डोंट वरी, ये जो टॉपिक्स है इंडिविजुअली मैं इनको कवर करूँगा क्योंकि ये काफ़ी अपने आप में सिग्निफिकेंट टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलग से कवर करूँ, जो आपको मिल जाएगा मेरे अगले वीडियो में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड अकॉर्डिंगली ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, ये बढ़ जाता है इन ए लॉन्ग रन। एंड इससे क्या होता है, इससे होता है आपका जो सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से जो ओशन है, ओशन का जो सी लेवल है, एक्चुअली सी लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आइस कैप से ये मेल्ट होने लगता है ना। यू कैन इमेजिन, आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो आइस कैप होंगे, पोलर आइस कैप, ये मेल्ट होने लगेंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो सी लेवल है ये बढ़ जाएंगे काफ़ी हद तक। एंड इससे क्या होगा, जो आइलैंड्स है या फिर जो कोस्टल एरियाज है, ये सबमर्ज हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ये काफ़ी हद तक डैमेज पहुँचेगा बायोडाइवर्सिटी को। एंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर आइलैंड जो है ये पूरा का पूरा आइलैंड डूब गया है। एंड वन एग्जाम्पल आई कैन साइट हियर, एक आइलैंड हुआ करता था बे ऑफ बंगाल में जिसका नाम था न्यूमोर आइलैंड। एंड ये बिकॉज ऑफ राइज इन सी लेवल ये सबमर्ज हो गया था, एंड नाउ इट इज़ कॉल्ड नो मोर आइलैंड। सो इस तरह से आइलैंड जो है सबमर्ज हो जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। फ्लैश फ्लड होना एंड ओजोन डिप्लीशन, देन ऑफ कोर्स सरफेस टेम्परेचर ओशन का बढ़ जाना, दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स। नाउ यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर और इंक्रीज ऑफ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओशन, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट थ्रेट मैं कहूँगा कंपेयर टू द अदर्स। वेल पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए जो ओशन है ये सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज स्टोर करता है, जो बायो रिसोर्स है, जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा ओशनिक जो इकोसिस्टम है वहाँ पर। वेल यहाँ पर आपको पता होगा जो कोरल रीफ होता है ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट हैबिटेट फॉर्म करता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सी टेम्परेचर, ओशन टेम्परेचर, जो कोरल रीफ है ये काफ़ी फास्ट रेट में डैमेज हो रहा है, जिससे कि जो बायोडाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है इन ओशनिक बॉडीज। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ effects of air pollution, effect on health, climate change, greenhouse effect, acid rain, इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर, फ्लैश फ्लड, जैसे कि उत्तराखंड का जो फ्लैश फ्लड अगर आपको याद होगा, जिससे कि काफ़ी प्रॉपर्टी एंड काफ़ी ज़्यादा जाने भी गए थे। ओजन डिप्लीशन बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन? नाउ सिंपली वी कैन नॉट से कि इंडस्ट्रीज को बंद कर देंगे या फिर व्हीकल्स को चलाना बंद कर देंगे तो एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। वेल दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, कल को हम इंडस्ट्रीज को बंद नहीं कर सकते। सो वी नीड टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव जो कि इन अ लॉन्ग रन विच विल बी सस्टेनेबल, जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना हमारा जो डेवलपमेंटल नीड्स है इनको पूरा करेगा। सो हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू फाइंड आउट दोज मेजर्स? वेल सी देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जो हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गैसेस रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से, इनको प्रॉपरली तो पहले ट्रीट किया जाए, एंड रिलीज़ करने से पहले इनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए ताकि जो डैमेज है ये कम से कम रखा जा सके। देन जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर मान लीजिए कोई पावर प्लांट है, इनको ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रखा जाए ताकि जो इंसान है उस एरिया का, उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज ना पहुँचे। देन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाइक कंपाउंड है, इनको रेफ्रिजरेटर में यूज़ ना किया जाए। स्टबल बर्निंग को आप अवॉइड कर सकते हैं, एंड आप स्टबल जो होता है, जो रेमनेंट होता है, इनको आप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो मास बेस्ड एनर्जी, फॉर एग्जांपल बायो डीजल या फिर बायो अल्कोहल बनाने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये इसके लिए गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो फोकस एरिया है
ये है कि जो स्टबल रहता है, जो रेमनेंट रहता है पेडी फील्ड में, इनको तो जलाना नहीं है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोडीजल या फिर बायो इथेनॉल। वेल, सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट। नाउ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि मान लीजिए जो आपका क्रूड बेस्ड एनर्जी है, लाइक जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जो कोयला, कोल या फिर पेट्रोलियम बेस्ड जो पावर प्लांट्स होता है, इनसे जो हम एनर्जी डिराइव करते हैं, इनको अवॉइड करके आप रिन्यूएबल सोर्सेज के तरफ आप मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। सो ऑल दीज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर सकता है। कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि आपका मैंने बताया है, जो आपका कोयला बेस्ड होता है या फिर पेट्रोलियम बेस्ड जो एनर्जी पावर प्लांट्स होते हैं, इनको हम कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं। सो इनको रिप्लेस कर सकते हैं हम विद द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वेल, आप पूछेंगे कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं रहा है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज वेरी मच सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है फॉर प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन हाइड्रो पावर के लिए छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं। सो दीज आर पर्टिकुलरली सर्टेन स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। वेल, कमिंग टू वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन देखिए एक मैं कहूँगा एयर पोल्यूशन से भी ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वाटर जो है काफ़ी इंट्रिकेटली रिलेटेड होता है हमारे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होते हैं इनके साथ। बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एज अ ह्यूमन बींग। हमारे बॉडी में मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है ये वाटर का होता है, आपको पता होगा। एंड बिकॉज वाटर ये एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट का काम करता है, एक सो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें वाटर इट एक्ट्स एज अ मोस्ट सुइटेबल मीडियम। सो अकॉर्डिंगली आपको पता होगा जो इंसान है इनके बॉडी में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है दैट इज़ वाटर। मोर ओवर जो हमारा डे टू डे नीड्स होता है, यहाँ पर वाटर को हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, रेगुलरली यूटिलाइज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा अर्थ है यहाँ पर अगर हम लैंड मास एंड वाटर बॉडीज़ को हम अगर डिवाइड करते हैं तो मोर देन 70% जो है अर्थ का वो वाटर बॉडी से ही भरा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वाटर हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे प्लेनेट के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल है इनके लिए ना। वाटर जो है हमारे जो सराउंडिंग है यहाँ पर हमको वाटर दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल आपको सरफेस वाटर मिल जाएगा सरफेस ड्रेनेज से, जैसे कि रिवर हो गया या फिर लेक हो गया। एंड ऑफ कोर्स हमको ग्राउंड वाटर मिल जाता है जिसको हम फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यूज़ करते हैं। सो दीज आर द टू प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्यों होता है, सोर्सेज क्या है वाटर पोल्यूशन का? देखिए वाटर पोल्यूशन जो है अगेन नेचुरल सोर्स की वजह से हो सकता है या फिर मैनमेड सोर्स की वजह से हो सकता है। नेचुरल सोर्स फॉर एग्जांपल जो मिनरल्स होते हैं रॉक में, जो सॉइल में मिनरल होता है, बारिश की वजह से ये मिनरल इरोड होकर यहाँ पे या फिर जो रॉक है जो पत्थर यहाँ से मिनरल जो इरोड होकर ये जाके किसी वाटर बॉडी में मिक्स हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर का उसको चेंज कर देता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो व्हाट आर द मैन मेड सोर्सेज? देखिए मैन मेड जो नेचुरल सोर्स है ना, ये काफ़ी हद तक नेचर खुद को बैलेंस कर लेता है। प्रॉब्लम तब होता है जब जब ह्यूमन बींग द स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद द नेचर। नो मैन मेड सोर्सेज में जैसे कि इंडस्ट्रियल सोर्स हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पावर प्लांट्स होते हैं या फिर जो फर्टिलाइजर या फिर पेपर इंडस्ट्रीज होते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर यूज़ होता है एंड हम क्या करते हैं डायरेक्टली इनको किसी वाटर बॉडी में रिलीज़ कर देते हैं। सो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। डोमेस्टिक में जैसे कि हाउस होल्ड वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्लास्टिक वगैरह हम डायरेक्टली डंप कर देते हैं किसी वाटर बॉडी में, तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चरल सोर्सेज फॉर एग्जांपल हम किसी पेडी फील्ड में या फिर किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं एंड जब बारिश होता है तो यहाँ से जो वाटर है ये जाके किसी वाटर बॉडी में मिक्स होता है एंड अकॉर्डिंगली उस वाटर बॉडी में भी पोल्यूशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो जो मैन मेड सोर्सेज है इनको हम इन तीन हेडिंग में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल। ब्रॉड सेंस में इन तीन कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक रिसेंट पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर साल हमको देखने को मिलता है हैवोक दैट इज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो टैंकर्स होते हैं जो पेट्रोलियम या फिर क्रूड कैरी करते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट या फिर डैमेज, ये यहाँ पर जो क्रूड कैरी कर रहे होते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैरी करते हैं, ये जो ओशियनिक बॉडी है इनमें मिल जाता है, घुल जाता है एंड इसको हम कहते हैं ऑयल स्पिल। एग्जाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा रशिया में जो आर्कटिक रीजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूज अमाउंट में ऑयल स्पिल
देखा गया है एंड माना जा रहा है कि ये जो ऑयल स्पिल से जो डैमेज हुआ है इसको रिकवर करने में हमको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। सो ये काफ़ी लंबा पीरियड है एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिस्ट्रॉय होगा, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में डैमेज होगा। सो दीज आर सर्टेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द अफेक्ट्स? ऑब्वियसली अफेक्ट को हमने कुछ हेडिंग्स में डिवाइड कर रखा है फॉर कन्वीनियंस। अफेक्ट ऑन हेल्थ, जैसे कि बहुत सारे डिजीजेज लाइक वाटर बॉर्न डिजीजेज, फॉर एग्जांपल जो डायरिया हो गया आपका, या फिर अदर वाटर बॉर्न डिजीजेज लाइक सम वेक्टर बॉर्न डिजीज हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मलेरिया हो गया, दीज आर सर्टेन वेक्टर बॉर्न डिजीज। यहाँ पर बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो पोल्यूटेड वाटर में आपको मिलता है एंड ये जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में डिजीज़ को स्प्रेड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्टेन मिनरल्स लाइक हैवी मेटल्स, फॉर एग्जांपल आपका लेड हो गया, लेड पोल्यूशन की वजह से कैंसर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, पर्टिकुलरली असम, यहाँ पर पर्टिकुलरली जो होजाई एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेड एंड आर्सेनिक पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है एंड दे आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, क्योंकि इनसे काफ़ी कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दे आर कार्सिनोजेनिक, लेड एंड आर्सेनिक। देन मर्क्यूरी पोल्यूशन, बेसिकली जहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है उन एरियाज़ में मर्क्यूरी पोल्यूशन की वजह से, फॉर एग्जांपल आपका जो छोटा नागपुर बेल्ट हो गया, वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जहाँ पर मर्क्यूरी यूज़ होता है, बेसिकली कोल माइन जहाँ पर है वहाँ पर मर्क्यूरी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में यूज़ होता है एंड मर्क्यूरी पोल्यूशन की वजह से एक डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं मिनामाटा डिजीज़। एक मार्क के लिए आप इसको याद कर सकते हो। सो दिस आर सर्टेन अफेक्ट्स ऑन हेल्थ। अफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट अगर हम बात करें तो देखिए ये काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करता है, क्योंकि जो पोल्यूटेड वाटर है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो प्रॉपर्ली फ्लरिश हो नहीं पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यूट्रोफिकेशन, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। क्या होता है यूट्रोफिकेशन? अगेन इस टॉपिक को मैं सेपरेटली कवर करूँगा मेरे अलग वीडियो में, जो आपको अगले वीडियो में आपको इसका कवरेज मिल जाएगा। मैं यहाँ पर रफली बता देता हूँ यूट्रोफिकेशन फेनोमेना बेसिकली है क्या। जब भी हम किसी वाटर बॉडी में फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई पेडी फील्ड है, यहाँ पर फर्टिलाइज़र हमने यूज़ किया एंड फर्टिलाइज़र बेसिकली क्या करते हैं, ये प्लांट ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो यहाँ से अगर बारिश की वजह से जो पानी ये किसी वाटर बॉडी में चला गया, मान लीजिए कोई लेक या फिर कोई पॉन्ड, कोई वेटलैंड में चला गया, तो जो न्यूट्रिशन हमने यहाँ पर डाला हुआ था ये यहाँ पर आ जाता है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो एल्गी है या फिर जो एक्वाटिक प्लांट है काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ग्रो करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। ना इससे क्या होता है, जो वाटर बॉडी का अपर सरफेस है ये भर जाता है एक्वाटिक प्लांट्स या फिर एल्गी से। ऐसे में जो नीचे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है इनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता, इनको इन जो ऑक्सीजन है प्रॉपर सप्लाई मिल नहीं पाता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाता है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स है दे सफर फ्रॉम सफोकेटिव डेथ। सो दिस इज यूट्रोफिकेशन। एंड देन ऑफकोर्स इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक लॉस है, क्रोर्स ऑफ रुपीज़ हम इस पर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गंगा रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, इनमें इसमें हमने ऑलरेडी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रखा है। सो एक काफ़ी हम कह सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सचेकर हम इसमें लॉस कर देते हैं, इसमें डैमेज होता है हमारा जो रेवेन्यू है। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ effects of water pollution. Now how to control this water pollution, how to what are the control measures? कंट्रोल मेजर में पर्टिकुलरली कुछ बेसिक स्टेप्स हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इनको सबसे पहले तो आप वाटर बॉडी में रिलीज ना करें, इनका प्रॉपर डंपिंग होना चाहिए। अगर आप वाटर बॉडी में रिलीज कर रहे हो तो प्रॉपर स्क्रीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर इनका फिल्ट्रेशन होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलीजेस लाइक एफ्लुएंट्स या फिर सेवेज बिफोर दे आर बिंग रिलीज्ड। सो रिलीज करने से पहले इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके ताकि जो डैमेज ये कम से कम रखा जाए। जो डोमेस्टिक या फिर अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सिवेज होते हैं, इनको प्रॉपर डंपिंग साइट में डंप किया जाए जो कि वाटर बॉडी से दूर रहे। देन जो डोमेस्टिक वेस्ट है इनको प्रॉपरली कलेक्ट करके सेग्रीगेट करना, जैसे कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वेस्ट है इनको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके देन इनको हम डंप कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स म्यूनसिपलिटीज़ जो है इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है इसमें। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ म्यूनसिपलिटीज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है इनको हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा सिक्किम जो है एक स्टेट है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एंड मैं आपको बता देता हूँ सिक्किम वैसे इट इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है। तो जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है इनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे कि जो पोल्यूशन है कम से कम रहे। देन जो वाटर बॉडीज़ है, जो वाटर रिसोर्स इनको हम जुडिशियसली यूज़ करें। फॉर एग्जांपल जो ग्राउंड वाटर है इनको हम जुडिशियसली यूज़ करें एंड जो रेन वाटर है इनको हम हार्वेस्ट करें प्रॉपर टेक्निक के साथ।
जो माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ है इनको ह्यूमन सेटलमेंट से दूर रखा जाए, ताकि जो लाइक मर्क्यूरी पोल्यूशन वगैरह है इनसे हम बच सके। देन जो ड्रेनेज डेवलपमेंट ड्रेनेज एरिया है इनको डेवलपमेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च कर रखा है। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो ओवरऑल नॉट ओनली द वाटर बॉडी बट जो ड्रेनेज बेसिन है इसको डेवलप करने के बारे में हम स्टेप्स लेते हैं। सो दीज आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। सो ये काफ़ी छोटा सा एक टॉपिक रहा है, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन बहुत ही बेसिक है यहाँ पर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।